अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। दो सवाल दिए थे होमवर्क, एक स्प्रिंग 17 था और एक स्प्रिंग 20 था। मेरी कोशिश यही है कि इस चैप्टर के सवाल सारे भी नहीं तो कम से कम मैक्सिमम जितने भी हैं वो डिस्कस हो जाएं, ताकि ये चैप्टर तो पक्का करके आगे जाए ना। और इसमें से सवाल आता ही आता है, 17-18 नंबर का सवाल आता है। मुझे वैसे पर्सनली ये हाई स्कोरिंग सवाल लगता है, यानी मुझे पर्सनली लगता है कि अगर आप इसको अच्छा तैयार कर लें तो ये पेपर में आपको ज़्यादा नंबर देने वाला सवाल है, क्योंकि 15, 16, 17 इतने नंबर का सवाल इस पे आ रहा है। कर लिया वो तो मैंने भी कराना था, कर लिया, चलो ठीक है, तो मैंने तो कराना था अभी। जी, स्प्रिंग 17 इतना अच्छा ड्राफ्टेड सवाल नहीं है। मैंने आपको यही कहा था कि पहले इसमें जो अजम्पशंस लिखी है मैंने वो पढ़ लीजिएगा। इसमें जो लिखा हुआ ना पॉइंट, जो जो इसमें मसले हैं वो बता देता हूं। इसमें आपको जो डाटा दिया हुआ है वो सारा डाटा एक गाड़ी के हिसाब से ही है। रेंट पर कार है, फिर इसके अलावा ड्राइवर्स हैं, फिर इसके अलावा गाड़ी की परचेज प्राइस है। आपको डाटा एक गाड़ी का ही दिया हुआ है और सवाल में ये पूछा है बताएं कि ये प्रपोजल एक्सेप्ट करें कि ना करें। अब वो चाहे 4 गाड़ियों का कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे 500 गाड़ियों का कॉन्ट्रैक्ट हो, पर गाड़ी जब एक ही जैसा डाटा होगा तो उसको चाहे 500 गाड़ियों के ऊपर सॉल्व कर लें चाहे एक गाड़ी पे सॉल्व कर लें, आंसर तो एक ही आएगा ना। तो इसलिए इसको एक गाड़ी पे ही सॉल्व किया हुआ है। अगर आप ढूंढेंगे नंबर ऑफ कार्स कितनी है तो नहीं मिलेंगी आपको। एक ये बात थी इसमें। दूसरा, इसमें जो रेंट है वो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको वुड विल नया काम में शुरू करने लगे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन जो दी हुई ये 1 की इन्फॉर्मेशन है, इसलिए 18 लाख 1 में लिखा है और उसके बाद फिर इसको 5% बढ़ाया है। फिर इसमें जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2 के जो ड्राइवर्स वगैरह का खर्चा है वो अल्टीमेटली तो एमटीएल को पड़ेगा ना। बेशक बीसीएस उसको अपने पास से देगा लेकिन अल्टीमेटली तो एमटीएल को पड़ेगा और वही साल के एंड पे ही पड़ेगा। तो हमने इसको अपना कैश आउटफ्लो दिखाना है। पॉइंट नंबर 3, मोबाइल फोन देने हैं। अच्छा, मोबाइल फोन जो देने हैं ये ईच ड्राइवर लिखा हुआ है और ये बात किधर गया, टेबल के सेकंड लास्ट लाइन में लिखा हुआ है। टेबल की सेकंड लास्ट लाइन में वुड वर्क इन 8 आवर्स शिफ्ट, 8 घंटों की एक शिफ्ट है। तो और इसके अलावा एक और बात लिखी हुई है इसके पॉइंट नंबर 1 में कि गाड़ी 24 घंटे चलेगी। अब जब 24 घंटे चलेगी तो एक बंदा तो नहीं ना 24 घंटे गाड़ी चलाएगा, एक बंदा 8 घंटे गाड़ी चलाएगा। इसका मतलब 3 ड्राइवर हैं, तो हमने 3 लोगों को मोबाइल फोन दिए हैं, क्योंकि ईच ड्राइवर को फोन देना है, इसका मतलब 3 लोग हैं। 3 मोबाइल फोन जाएंगे, जीरो पे 45,000 का ये खर्चा आएगा। जीरो पे क्यों लिखा? जीरो पे ही मोबाइल तो शुरू में ही देंगे, इन्वेस्टमेंट की तरह की चीज है तो शुरू में खर्चा जाएगा। लेकिन इसको इन्वेस्टमेंट के साथ क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये कोई ऐसा एसेट नहीं है जिसकी टैक्स डेप्रिसिएशन हो, क्योंकि जो उसने टैक्स डेप्रिसिएशन बताई है वो भी उसने कार के लिए बताई है, तो ये एक्सपेंस है और जीरो पे खर्च जरूर हो रहा है लेकिन ईयर 1 का एक्सपेंस है। वही जैसे कल भी रेंट वाली बात हो रही थी, तो इसलिए ईयर 1 का टैक्स निकालते हुए ये एक्सपेंस चार्ज होगा। फिर इसमें इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में क्लियरली बता दिया कि वो स्टार्ट ऑफ ईयर है, तो ये वही रेंट वाला पॉइंट आ गया, इसलिए हमें टैक्स की वर्किंग करनी पड़ी। इंश्योरेंस में एक बात लिखी हुई है कि हर साल 5-5 हजार प्रीमियम कम होता जाएगा। ये जिस तरह से लिखा हुआ है तो ये इंश्योरेंस के बारे में बता दिया
कि प्राइस में क्या चेंज आनी है, इसलिए इस पे दोबारा इन्फ्लेशन अफेक्ट नहीं लेना, क्योंकि उसने अलग से बता तो दिया, फिर भी मैंने अजम्पशन में लिख दी ये बात कि इंश्योरेंस के ऊपर इन्फ्लेशन का अफेक्ट नहीं लगाना। तो वो 50 से 45, 40 और 35 हो गया। फिर इसमें जो सैलरीज हैं वो मसला नहीं होगा, वो क्लियरली लिखा हुआ है कि एक ड्राइवर की सैलरी है, तो आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई करना ही होगा। फिर इसी तरह से जो एनुअल मेंटेनेंस है, हाँ मेंटेनेंस में एक जो वर्डिंग का इशू है, 10% इंक्रीज आएगी। इसको पढ़ के लगता है कि ये मेंटेनेंस के खर्चे में इंक्रीज है। इसको जब पढ़ेंगे ना आप तो यही जहन में आएगा कि ये मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ने की इंक्रीज है। ये बात भी सही है, लेकिन जो उसने लिखा ना ड्यू टू एजिंग ऑफ कार्स, इसकी वजह से जब मैंने इस सवाल को पहली दफा खुद देखा था तो मैंने इसको ऐसे ही अज्यूम किया था, खुद जब तक आईकैप का सोल्यूशन नहीं आया था, जब मैं खुद सॉल्व कर रहा होता हूं तो मेरे जहन में यही था कि ये मेंटेनेंस कॉस्ट, चूंकि वर्ड लिखा हुआ है एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, और आगे वो कह भी रहा है कॉस्ट वुड इंक्रीज बाय 10%, तो इससे यही मतलब ज्यादा वाजे होता है कि शायद ये अलग से इसकी इन्फ्लेशन 10% ही है, दोबारा से 5% नहीं लगाना। लेकिन जब आईकैप का सोल्यूशन आया तो मुझे लगा कि एग्जामिनर असल में जो ड्यू टू एजिंग ऑफ कार्स है ना, वो ये बताना चाह रहा था कि गाड़ियां चूंकि ज्यादा पुरानी होती जाएंगी तो ज्यादा काम कराना पड़ेगा। जैसे आप लोगों के पास अगर बाइक हो, स्टूडेंट्स जो मेरी बात सुन रहे हैं, या गाड़ी हो, तो जितना जितना टाइम गुजरता जाता है उतने फिर ज्यादा मेंटेनेंस के काम है। यानी हर महीने फिल्टर नहीं चेंज हो रहा, लेकिन साल बाद फिर चेंज हो जाएगा, फिर उसके बाद और कोई पार्ट चेंज हो जाएगा, तो टाइम गुजरने की वजह से मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ेगा। ये मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ रहा है काम ज्यादा निकलने की वजह से, महंगाई अलग है। ये बात इस पॉइंट से इतनी परफेक्ट क्लियर नहीं हो रही है, इसलिए मैंने कहा ये इतना अच्छा ड्राफ्टेड पॉइंट नहीं है। अब आपको पेपर में आ जाए तो क्या करें, आप नोट लिखें। आप नोट लिखें कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो मेंटेनेंस कॉस्ट का 10% बढ़ाना है, इसमें इसकी इन्फ्लेशन ऑलरेडी कवर्ड है। आप ये लिखें नोट, क्योंकि इंश्योरेंस भी तो उसने अलग से बता दिया ना, इंश्योरेंस भी तो उसने कहा है कि 5-5 हजार कम होगा, तो उसने अलग से बता ही दी है। तो आप ये नोट लिखें कि मेंटेनेंस की जो कॉस्ट बताई है 10% इंक्रीज, इसमें इन्फ्लेशन मजीद नहीं डालनी, इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ये बात अगर आप लिखेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर ये कहेगा कि जी मैंने तो दिल में कुछ और सोचा था ना, स्टूडेंट ने वैसा क्यों नहीं किया जैसे मैंने दिल में सोचा था। नहीं, जो अंग्रेजी लिखी हुई है, अगर उस अंग्रेजी के एक से ज्यादा मतलब निकल सकते हैं तो हर मतलब को सही माना जाएगा, प्रोवाइडेड के स्टूडेंट जो कर रहा है वो बताए कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि इन्फ्लेशन में जो भी आप स्टेप लें उसको नोट लिखिएगा जरूर। और सवाल में सब बता दिया। दूसरा स्प्रिंग 20 का सवाल था। स्प्रिंग 20 का सवाल इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं था, ये बड़ा डिफरेंट सा डिसीजन था। जब मैंने आपको शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में कंटिन्यूअस शटडाउन पढ़ाया था ना, मैंने तब भी कहा था कि असल में टेक्निकली ये लॉन्ग टर्म डिसीजन होता है कंटिन्यूअस शटडाउन, लेकिन शॉर्ट टर्म में टेस्ट हो सकता है। तो देखिए लॉन्ग टर्म डिसीजन था स्प्रिंग 20 में। अब इसमें एक डिफरेंट एंगल ये था कि पहले सवालों में हम ये कर रहे होते थे कि एक नई फैक्ट्री बनानी है, हम यहां खड़े हैं, बताएं नया काम शुरू करें कि ना करें, वो काम 5 साल चलेगा, नॉर्मली ये होता था। यहां पर क्या है कि हमने एक नया काम शुरू किया था, और अब क्या था काम, ब्रांड था, फैक्ट्री थी, क्या था, हाँ, हमने एक नया चीज का स्टोर खोला था और वो हम कर चुके शुरू। इस बात को 2 साल गुजर चुके हुए हैं, अब मजीद इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, इसलिए आपको यहां पर इन्वेस्टमेंट की वो फिगर नहीं आएगी कि मजीद कितने पैसे लगाने। हाँ, इतने का खरीदा था, ये बताया हुआ है। ये क्यों बताया, ताकि आप डेप्रिसिएशन निकाल सकें, लेकिन वो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है क्योंकि ये 2 साल पुरानी बात है। हम अभी यहां खड़े हैं, 2 साल गुजर चुके हैं, और अब यहां खड़े होकर हम सोच रहे हैं कि आगे चलें या बस दुकान बंद कर दें। तो अब डिसीजन मेकिंग पॉइंट ये है, यहां से ऑनवर्ड 3 साल बाकी रह गए हैं। वैसे अगर देखा जाए तो हमारे काम के जो शुरू किया था तीसरा, चौथा, 5वां साल है, लेकिन हम चूंकि खड़े यहां पर हैं, यहां तो जहां हम खड़े हैं वो 0 है, तो उस एतबार से ये 1 है, 2 है और 3 है। अब इसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन तो नहीं है, लेकिन 2 ऑप्शंस को कंपेयर करना है, और 2 ऑप्शंस को कंपेयर करना है और हम लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग पढ़ रहे हैं, तो एनपीवी निकाल के कौन सी ऑप्शन बेहतर होनी चाहिए, जिसकी एनपीवी ज्यादा हो। तो इसलिए इसमें हमने एनपीवी के बेस पे फैसला किया। अच्छा, रिक्वायरमेंट में लिखा था कि एनपीवी की बेस पे फैसला करना,
अगर ना लिखा होता, बस कहते कि एडवाइस करें दोनों में से कि हम कंटिन्यू करें कि शट डाउन करें, तो आपको डेटा से पता चल रहा है कि ये लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग का सवाल है। डेटा है, उसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल वगैरह दिया हुआ है। और लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में दो ही तरीके आपके सिलेबस में, एनपीवी और आईआरआर, और इन दोनों में से ज्यादा अफजल तरीका एनपीवी है। तो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग का सवाल हो जो कि सवाल से पहचाना जाएगा, और ये ना कहा हो कि डिसाइड कैसे करना है, तो बाय डिफॉल्ट एनपीवी मेथड लगाना है। स्प्रिंग 17 में ना, स्प्रिंग 17 में नहीं लिखा हुआ था, तो फिर हमें एनपीवी का मेथड लगाना है। अच्छा जी, स्प्रिंग 20, स्प्रिंग 20 में जो आपको पॉसिबल मसले हो सकते हैं वो बता देता हूं। एक तो मसला ये हो सकता है कि आपको ये सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, इनका ग्रोथ रेट नहीं बताया। ये कहा है कि जो पहले साल से दूसरे साल तक जाने में ट्रेंड नजर आ रहा है, यानी ग्रोथ, वही आगे भी लगा लेना। तो आपको ये ग्रोथ रेट खुद निकालना पड़ेगा। जिनको ग्रोथ रेट नहीं निकालना आया, आपको डराइव कर देता हूं, कोई परेशानी की बात नहीं है। पहले नॉर्मली हम क्या करते हैं, सेल्स कितनी थी पहले साल की? 7.5 मिलियन। 7.5 मिलियन। अगर ये कहा हो कि ये 5% ग्रो करेगा, तो अगले साल की सेल कैसे निकालेंगे? ये करेंगे ना, ऐसे ही करेंगे कि अगले साल क्या होगा। तो अब आपको ये बताने की बजाय ये पता है, ये नहीं पता। आपको कहा है कि जो ईयर 1 से ईयर 2 तक पहुंचने में आपको ट्रेंड नजर आ रहा है, मतलब ग्रोथ, वही ग्रोथ रेट आगे भी चलेगा। ये फाइन कर ले, डिवाइड -1। तो तीनों में ऐसे ही किया है, ये मैंने वर्किंग 1 में लिखा हुआ है, तीनों में ऐसे ही किया है। तो सेल्स का आ गया 20%, वेरिएबल कॉस्ट का 18% और फिक्स कॉस्ट का 5%। और ये ग्रोथ कहां से ग्रो करना है? जो ईयर 2 की फिगर्स हैं वहां से आगे चलना है। लेकिन सॉल्यूशन में लिखा तो मैंने 1 हुआ है। वो इसलिए 1 लिखा हुआ है क्योंकि हम यहां खड़े हैं। वैसे अगर प्रोजेक्ट के हिसाब से देखें तो ये हो चुका हुआ था, यहां तक 9 मिलियन था, तो अगर यहां की सेल 9 मिलियन थी तो फिर यहां की 9 मिलियन से 5% ज्यादा होगी। तो इसलिए जो सॉल्यूशन करते हुए पहला साल है, असल में वो प्रोजेक्ट का तीसरा साल, असल में वो प्रोजेक्ट का तीसरा साल है। तो फिगर्स भी फिर उसके हिसाब से चलेंगे। जैसे दूसरे साल की सेल्स 9 मिलियन है, तो फिर तीसरे साल की सेल्स दूसरे से ही 5% ग्रो करेंगे ना, तो 9 मिलियन को फिर 5% बढ़ाया और यहां लिख लिया। इसी तरह से वेरिएबल कॉस्ट और इसी तरह से फिक्स कॉस्ट। डेप्रिसिएशन की वर्किंग वो तो पहले साल से करनी पड़ेगी क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, लेकिन लेंगे हम यहां पर तीसरे, चौथे और पांचवें साल की, क्योंकि हम जो सवाल सॉल्व कर रहे हैं एसेट के एतबार से वो उसकी जिंदगी का तीसरा, चौथा, पांचवा साल है। लेख 1, 2, 3 में रहा हूं, लेकिन एसेट की जिंदगी का वो तीसरा, चौथा, पांचवा साल है। फिर इसके अलावा आरवी बता दी थी, इसलिए लॉस ऑन डिस्पोजल भी उसके मुताबिक निकल आया। रेंट, ये रेंट वाली बात समझें। जब हमने स्टोर किराए पे लिया था तो ईयर 1 का रेंट क्या एग्री हुआ था? 6 लाख, यानी इस स्टोर का पहला साल। अब हम यहां से ऑनवर्ड चल रहे हैं, तो हमें अब जो यहां पर रेंट लिखना है वो वैसे अगर देखा जाए तो स्टोर का कौन सा साल है? तीसरा। तो इस 6 लाख को 10%, 10%, 2 दफा 10% बढ़ाएंगे तो ये वाला रेंट आएगा, और उसके बाद फिर 10%, 10%। ये हो गया कंटिन्यू ऑप्शन। और डिस्काउंट रेट जो है वो 16% दिया हुआ था। डिसकंटिन्यू ऑप्शन, ये इस सवाल में आई कैप के सोल्यूशन में गलती थी, मैंने इसीलिए सोल्यूशन चेंज किया है। गलती क्या थी? गलती ये थी कि ये जो हम लोग जीरो पे खर्चा करते हैं, इसको हम आउटफ्लो जीरो पे दिखाते हैं, लेकिन होता तो ईयर 1 का है ना, और रिटर्न साल एंड होगा तो रिटर्न फाइल होगी।
तो इसलिए इसकी रिटर्न साल के एंड पे जाके फाइल होगी, इसलिए इनका जो टैक्स बनता था उसको मैंने 1 साल डिस्काउंट किया है। आई कैप के सोल्यूशन में डिस्काउंट नहीं किया हुआ, ये गलत है। बीएफडी में भी ना कुछ सॉल्यूशंस के अंदर डिस्काउंट करना भूल गया हुआ है, वो गलती है। बाकी मेजॉरिटी क्वेश्चंस में किया हुआ है डिस्काउंट, लेकिन कुछ में भूल गया हुआ है, तो इसमें ये गलती थी, सवाल बनाने वाले ने इस चीज को इग्नोर कर दिया होगा। लेकिन आप जब अपने सोल्यूशन में इसको डिस्काउंट करेंगे तो पेपर चेक करने वाले को रियलाइज होगा कि हाँ ये तो डिस्काउंट होना बनता था। मजीद इसको बेहतर करने के लिए देखिए मैंने सवाल में नोट भी लिखा हुआ है, इट इज अज्यूम्ड नहीं, किधर लिखा हुआ है, टैक्स पेएबल एट एंड ऑफ ईयर, रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे मैंने लिखी हुई है बात, इसलिए इसको 1 साल डिस्काउंट किया है। और ये जो टर्मिनेशन पेनल्टी है, ये सवाल में ना पेनल्टी का जिक्र नहीं था, लेकिन सवाल में ये कहा हुआ था कि हमें 3 महीने का नोटिस पीरियड देना पड़ता है। तो जिनको आइडिया हो इस बात का, 3 महीने का नोटिस पीरियड देने का मतलब है कि 3 महीने तक आपको वहां रह के किराया देना है। अब आप या तो वहां रहें 3 महीने का किराया दें, या अगर छोड़ना है तो 3 महीने का किराया तो आपको देना पड़ेगा। तो इसको मैंने टर्मिनेशन पेनल्टी कह दिया। चूंकि ये फौरन देना पड़ेगा इसलिए इसको डिस्काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ी। और ये वाला किराया ना जो इस साल पे एप्लीकेबल था, क्योंकि हम यहां खड़े हैं, तो अगर वो 3 महीने का किराया कहता है दें तो वो इसी साल वाला किराया होगा ना, जो कि 726 निकाला हुआ। तो इसलिए 726 को 3/12 किया, तो ये हमें टर्मिनेशन पेनल्टी देनी पड़ेगी। ये हो गया जी स्प्रिंग 20, और आपको काफी सारे सवाल करा दिए। स्प्रिंग 19 भी करा दूं, क्या ख्याल है, या रहने दो? आप बताएं, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझदार इंसान है आप, क्या लगता है आप? क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल तो है, डेप्रिसिएशन खास तौर पे ना, और जिस तरह से फिक्स कॉस्ट निकाली है, बड़ा अच्छा पॉइंट है। तो ये ना हो कि कॉन्फिडेंस खराब हो जाए। तो मैं कराना चाहूंगा, इजाजत? एक सवाल कराता हूं और स्प्रिंग 2019 जिनके पास पैक की बुक है, पेज 484 पे प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 है, स्प्रिंग 2019, लोटस इंटरप्राइजेस। जिनके पास राइस की बुक है, पेज नंबर 722, क्वेश्चन नंबर 1, लोटस इंटरप्राइजेस। ये 1-2 पॉइंट अच्छे हैं इसमें, तो मैं इसलिए खुद ही करा देता हूं। हाँ, या डिस्कस करके होमवर्क दे दूं, क्या करना चाहिए? क्योंकि इतने सारे सवाल हो गए हैं, बच्चे काबिल हो गए हैं, तो या तो होमवर्क देके डिस्कस कर लिया जाए। नहीं, पता नहीं, मुझे लग रहा है कि काबिल बच्चे हैं, कर लेंगे। मुझे लग रहा है छोड़ दूं बच्चों के ऊपर सवाल, डिस्कस है, डिस्कस करूंगा, लेकिन होमवर्क के तौर पर डिस्कस करूंगा। कराना चाह भी रहा हूं। 54 नहीं, अब वो ये सुनने के फायदा क्या हो, जब ये सुनेंगे तब तो पेपर होगा अगले दिन। अगर अभी 54 पे पहुंचे हैं तो 91 सुनते सुनते तो पेपर की शाम आ जाएगी, तो ऐसी फिर क्या फायदा अभी कुछ कहने का। चले पढ़ ले, मैं कराता हूँ सवाल, पढ़ ले, सवाल पढ़ ले,
वीडियो पॉज कर लें, लंबा सवाल है, वीडियो पॉज कर लें और फिर मैं बोर्ड पे करता हूँ। चल, हाँ जी पढ़ लिया। 0 1 2 3 4 4 है 5 है 4 है। रुपीज 1000 कर रहे हैं, 1000 कर लें, मिलियन करना है मिलियन कर लें, मिलियन दिया मैंने, चले मिलियन कर लेते हैं जी। सेल्स पहले साल की दी हुई है कितनी? 500। हम एग्जामिनर को बता देते हैं कि ईयर 2 ऑनवर्ड्स हम क्या करने लगे हैं, हम करने लगे हैं लास्ट ईयर इंटू 1.05 और इंटू 1.08। इन्फ्लेशन भी है और क्वांटिटी चेंज भी होनी है, ये काम बजटिंग में किया है बहुत दफा। तो हमने इसकी क्वांटिटी भी बढ़ानी है, ये बात पॉइंट नंबर 2 में लिखी हुई है, और उसके अलावा इन्फ्लेशन भी बढ़ानी है, ये बात पॉइंट नंबर 6 में लिखी हुई है। बताइए। 5 6 7 पॉइंट है, ये हो गई सेल्स। पॉइंट 3 अच्छा, ये ना जो ऊपर पैराग्राफ लिखा हुआ है, किसी को अगर अंग्रेजी समझ नहीं आई, हम कौन है इस सवाल में? जी, हम इस सवाल में ले हैं कि HL है? हाँ जी, ये भी जानना जरूरी है वैसे हैं। हम LE हैं, ले हम LE हैं, क्योंकि बात सिर्फ ये नहीं है कि LE से सवाल शुरू हुआ है। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? कंप्यूट द NPV ऑफ द प्रोजेक्ट एंड रिवाइज वेदर इट वुड बी फिजिबल टू एक्सेप्ट HL's ऑफर। तो हम LE हैं, हम LE हैं। एक बाहर की कंपनी है HL, उसके बाहर बहुत सारे काम हैं, वो पाकिस्तान में भी एक काम करना चाह रहे हैं और उन्होंने हमें ऑफर किया है कि आप फैक्ट्री बना के हमारे एजेंट बन जाएं। जिस तरह मैकडॉनल्ड्स है, KFC है, अब ये बाहर की कंपनीज हैं, लेकिन अब जो यहां पर आउटलेट्स हैं ये यकीनन कोई लोकल ही लोग उनके साथ मिले होंगे और उनसे लाइसेंस लिया होगा। ये होता है लाइसेंसिंग एग्रीमेंट। इस काम के HL वालों को हम 15% रॉयल्टी दिया करेंगे, तो ये हमारे लिए कॉस्ट है। ये पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है। प्लांट हमारा होगा, प्रोडक्शन हमारी होगी, लेकिन उसको करना किस तरीके से? सारे तरीके HL के होंगे, नाम HL का है ब्रांड का, इसलिए हम उनको रॉयल्टी भी दे रहे हैं। ये सवाल का बैकग्राउंड कहानी है सवाल की। नहीं, दुश्मन वाला और था, दुश्मन और था। वो दुश्मन हमारे ही साथ मुकाबला कर रहा था और हमारी फैक्ट्री में कह रहा था तुम फारिग बैठे हो, मेरी भी चीजें बना दो। ये वो नहीं है। HL ने यहां पर फैक्ट्री खुद लगाने की बजाय, हो सकता है लोकल लॉज को लाउ ना करता हो, उसने यहाँ के लोकल लोगों से राब्ता किया, कहा जी हमारी फैक्ट्री तुम बना दो यहाँ पर और हमें उसकी रॉयल्टी दे दिया करो, जितना कमाना है कमाओ, हमें सेल्स की रॉयल्टी दे दिया करो। तो हमें HL का प्रोडक्ट यहां बनाने का लाइसेंस मिल रहा है HL से, उसकी वजह से हम उसको 15% रॉयल्टी दे रहे हैं। ये पॉइंट नंबर 3 का मतलब है। तो रॉयल्टी हमें देनी पड़ेगी। रॉयल्टी
रॉयल्टी होगी सेल्स का 15%। अच्छा, अब इसको 1.08 1.05 करने की जरूरत है नहीं, सेल्स को ऑलरेडी किया हुआ है, बस उसी का 15% है। कितना? 75 85.05। अच्छा, वैसे अगर आपको लग रहा है ना बार बार वो लिखना पड़ रहा है उसका 15% करने के लिए, तो आप 75 लिखें, इक्वल दबा दें, अब इंटू 1.08 इंटू 1.05, बस इक्वल दबाते जाए। डबल 46 9.37। समीर पॉज करना जरा। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? ये वेरिएबल कॉस्ट वाला एक अच्छा पॉइंट है। आपको वेरिएबल कॉस्ट 75% नहीं कहा हुआ, 75% कॉस्ट है टोटल, उसमें वेरिएबल भी है और फिक्स्ड भी है, और हर साल की टोटल कॉस्ट में 50 मिलियन फिक्स कॉस्ट हुआ करेगी। पॉइंट नंबर 4 कर रहा हूं डिस्कस। टोटल कॉस्ट सेल्स का 75% है, तो अगर हम हर साल सेल्स का 75% ले लें तो सही है। देखें, अगर सेल्स 100 है और टोटल कॉस्ट 75 है और फिक्स कॉस्ट है इसमें लेट से 50 और वेरिएबल कॉस्ट है 25, ऐसी मैंने फिगर्स अज्यूम की हैं। इसमें वॉल्यूम चेंज आना है, इसमें वॉल्यूम चेंज आना है, इसमें आना है नहीं। अगर फर्ज करें महंगाई नहीं है तो अगले साल फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? 50, और अगर वॉल्यूम चेंज 20% है तो ये 120 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। क्या अब भी ये इसका, ये मैंने सही किया है? ये 25 से 30 ही हुआ ना? ठीक है। क्या अब भी ये इसका 75% है? नहीं। क्यों? अब क्यों नहीं रहा? क्योंकि ये ग्रो किया, ये ग्रो किया, ये ग्रो नहीं किया, तो इसलिए आप हर साल की सेल्स पे 75% लगाते जाएं तो टोटल कॉस्ट आती जाएगी नहीं। ये रिलेशन अगले साल 75% नहीं रहना, क्योंकि फिक्स कॉस्ट नहीं चेंज हो रही होगी उस तरीके से। तो ये जब रिलेशन बताया सिर्फ ईयर 1 के लिए, तो फिर ये लगेगा भी ईयर 1 पे। तो आप सिर्फ ईयर 1 पे रिलेशन लगाएंगे, ईयर 1, ईयर 1 500 का 75% माइनस 50, ठीक है, ये ईयर 1 की आ गई। और ईयर 2 ऑनवर्ड्स ये क्या करें? वेरिएबल है, लास्ट ईयर इंटू 1.05 इंटू 1.08। तो ईयर 1 में ऐसे और उसके बाद ऐसे। ईयर 1 में कितना? ये एग्जाम प्रेजेंटेशन ही सॉल्व कर रहा हूं मैं, यानी हम एग्जामिनर को बता रहे हैं कि ईयर 1 ऐसे और उसके बाद ऐसे। जी 325 .
473 फिक्स कॉस्ट। अब ये हमें पता है कि ईयर 1 की 50 है, लेकिन हम यहां पर जो फिक्स कॉस्ट एक आउटफ्लो दिखाते हैं, वो आउटफ्लो क्यों दिखाते हैं? क्योंकि कैश आउटफ्लो होता है ना। तो ये जो 50 मिलियन दिया हुआ है, ये सारा ही सारा कैश आउटफ्लो है। आपको ना सवालों में बड़ा ख्याल रखना है इस बात का कि जो फिक्स कॉस्ट दी हुई है उसमें डेप्रिसिएशन शामिल है या वो डेप्रिसिएशन के अलावा है। नॉर्मली डेप्रिसिएशन के अलावा ही होगी, नॉर्मली ऐसा ही होगा, लेकिन हो सकता है कि डेप्रिसिएशन इसमें शामिल हो। ये कैसे पता चलेगा? एक सवाल किया था, नहीं वो तो कमीशन की बात थी। नहीं, मुझे लग रहा है कल परसों कोई सवाल किया है जिसमें डेप्रिसिएशन भी थी, ऐसा है सवाल? मुझे लग रहा है ऐसा कि कल परसों में कुछ ऐसा किया है जिसमें फिक्स कॉस्ट में डेप्रिसिएशन भी थी। नहीं किया होगा, चले नहीं किया होगा। इस सवाल में पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी या डेप्रिसिएशन के अलावा वाली होगी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहा हुआ है, बस टोटल ही होगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में कहा है कि वो सेल्स का 75% है, यानी कॉस्ट में सब शामिल है, लिखा भी हुआ है इंक्लूडिंग फिक्स कॉस्ट। तो ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, अगर ये टोटल है तो उसमें फिर डेप्रिसिएशन भी शामिल होगी। ये बात रीजनेबल है कि नहीं? शामिल होगी। अब रही बात कि 50 मिलियन जो फिक्स कॉस्ट है, इसमें डेप्रिसिएशन शामिल है कि नहीं है? अगर इस 50 मिलियन में नहीं शामिल है, इसका मतलब डेप्रिसिएशन कुछ इसके अलावा है फिर। लेकिन हमने क्या किया कि 50 माइनस करके बाकी सारे को क्या कह दिया? वेरिएबल। इसका मतलब डेप्रिसिएशन फिर इस 50 में ही कहीं है। या तो हम ये कहते हैं ना कि ये जो 50 मिलियन है, इसके अलावा डेप्रिसिएशन भी है। तो पहली बात तो ये है कि जो पॉइंट नंबर 4 के अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहा है 75%, ये ऑल इंक्लूसिव है या डेप्रिसिएशन के अलावा है? ऑल इंक्लूसिव है। पहली बात तो ये है कि ऑल इंक्लूसिव है, इसमें डेप्रिसिएशन शामिल है। अगला मसला, इस 50 मिलियन में डेप्रिसिएशन शामिल है या डेप्रिसिएशन के अलावा है? तो अगर ये डेप्रिसिएशन के अलावा है तो फिर हमने ये गलत किया है। डेप्रिसिएशन तो नहीं ना वेरिएबल। तो अगर हमने ऐसा किया है, इट मींस हम कह रहे हैं कि 50 मिलियन में डेप्रिसिएशन भी शामिल है। तो हमें डेप्रिसिएशन 50 मिलियन में से अलग करके बाकी फिक्स कॉस्ट लिखनी पड़ेगी, क्योंकि हम यहां पर कैश आउटफ्लो लिख रहे हैं। ये मैं इधर ब्रैकेट में कह भी देता हूं, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। ईयर 1 वाली तो निकालनी पड़ेगी, वर्किंग 1, और उसके बाद हम कह देते हैं ईयर 2 ऑनवर्ड्स क्या कह दें? लास्ट ईयर इंटू 1.08, क्योंकि महंगा होता जाएगा ये। रही बात फर्स्ट ईयर वाली, तो वो निकाल लेते हैं।
अच्छा, इस सवाल में कोई ऐसा खर्चा है जो एडवांस में हो रहा है? नहीं। तो हम इसमें सवाल में वो टैक्स वो पहले वाले तरीके से कर सकते हैं। अगर किसी को लगता सर आप कभी वो पहले तरीके से कह देते हैं, कभी दूसरे तरीके से कह देते हैं, आप दूसरा तरीका चला लें, क्योंकि वो परफेक्ट है, आप चला ही दूसरा तरीका लें। पहला तरीका नॉर्मली देखने में भी अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं पहला तरीका कर देता हूं। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप दूसरा ही तरीका लगा लीजिए, वो परफेक्ट नहीं लगेगा। तो इस फिक्स कॉस्ट पे आते हैं बाद में। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के लिए वर्किंग टू, डेप्रिसिएशन चूंकि दो एसेट्स अलग अलग रेट्स वाले हैं, तीन है असल में एसेट्स, लेकिन दो का रेट सेम है, तो जिनका रेट सेम है, मकसद तो हमने इनको बैलेंस शीट में थोड़ी दिखाना है, मकसद तो वैल्यू लेना है ना, तो जिन दो का रेट सेम है उनको मिला लेते हैं और जिसका रेट अलग है उसको अलग रख लेते हैं। तो आपको बिल्डिंग का रेट कोई और दिया हुआ है और प्लांट एंड अदर्स का रेट कोई और है, तो मैं इन दोनों को अलग कर देता हूं। कॉस्ट बिल्डिंग की कितनी है? 30, और इसकी प्लांट एंड अदर मिला के 110। पहली डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग पे क्या रेट है? 1.5, और इधर 26.5, नहीं 27.5, 28.5 और 2.5। दूसरी डेप्रिसिएशन, जी 1.43, और इधर 61, अरे हाँ, तीसरी डेप्रिसिएशन, जी 25.72, और चौथी डेप्रिसिएशन 1.29, डबल 1.60, 24. 34.
और यही आरवीज हैं। ठीक, डेप्रिसिएशंस अलग अलग निकाल ली, बट ठीक है। ये कितनी हो गई? 29, ये 22.06, कौन सी? $16.82 और नहीं, ज़बरदस्त क्या है यार। स्टूडेंट लाइफ में ना मुझे बड़ा शौक था ज़बानी कैलकुलेशन का, और मैं अपने दोस्तों के कैलकुलेटर से पहले कर लेता था। जी, डेप्रिसिएशन 1 की आ जाएगी 29, फिर 22.06, फिर 16.82 और फिर 12.89। और ये जो फिक्स कॉस्ट इधर रोकी हुई थी वर्किंग 1, टोटल फिक्स कॉस्ट ईयर 1 की कितनी? 50। इसमें से डेप्रिसिएशन निकाल देते हैं जो कि 29 है, तो फिर बाकी आ गई 21। और इस 21 को महंगा करते जाएं 8%। जी, 22.68, 24.49, 26.45। अब निकलेगा टैक्स, इसका टोटल करें। $68.66। जी कितना?
87.28। जी 106.9 टैक्स 20.60 26.18 31.95। अच्छा ये नोट कर लें क्योंकि लाइनें नीचे कम पड़ गई, मुझे 2 लाइनें और चाहिए। ये आप ना पॉज करके नोट कर लीजिएगा, मैं ऊपर से 2 लाइनें मिटाने लगा हूं। ठीक है, ऊपर से 2 लाइनें मिटा रहा हूं, तो 2 लाइन मिटाऊंगा तो टोटल तो नहीं चेंज हो जाएगा। अच्छा ये तो टैक्स निकाल के डेप्शन मैंने ऐड बैक कर दी, और प्लांट और अदर एसेट्स वहां भी मिलाए हुए थे, यहाँ भी मिला दिए, बिल्डिंग वो फिगर दिख दी, ये दोनों फिगर्स तो वहां से देख के लिख दी। लैंड आपको शुरू में बताया था, एक ऐसा रिसोर्स जो हमने ऑलरेडी खरीदा हुआ है, कितने का खरीदा था इररिलेवेंट, लेकिन उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेलिवेंट है। जिस तरह पिछले सवालों के अंदर हम खाली बिल्डिंग का रेंट लिया करते थे कि वो रेंट पे दी हुई थी, अब रेंट लॉस्ट हो जाएगा, तो लैंड है तो हमें इसकी मार्केट वैल्यू बताई हुई है, इसीलिए बताइए ना कि यहां ना लगाते तो बेच देते, तो उसकी मार्केट वैल्यू हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि अगर यहां ना लगती तो उसको हम बेच सकते थे। तो लैंड 0 पे आउटफ्लो आएगी, उसकी मार्केट वैल्यू कितनी? 60। लेकिन 4 साल बाद तो बेच सकेंगे ना, तो 4 साल बाद की मार्केट वैल्यू यहां पर इनफ्लो आ जाएगी, कितनी? इसको ऐसे ही समझ लें कि आज हम एक लैंड खरीदें इसके लिए तो 60 की मिलेगी और 4 साल बाद बेच देंगे। जिसको लगता है कि लैंड क्यों लाए यहां पर, इसको आप एक और तरह से भी देखिए, अगर मैं लैंड की लाइन ना लिखूं और हमें इस पूरे प्रोजेक्ट से, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, इस पूरे प्रोजेक्ट से इतनी मेहनत 4 साल करने के बाद हमारी एनपीवी निकलती हो 15, तो भाई फिर लैंड बेच ही दें हम। अगर इतनी मेहनत के बाद भी एनपीवी सिर्फ 15 आ रही है तो लैंड बेच के 60 आ जाएगा। तो इसलिए हम यहां पर लैंड को कंसिडर कर रहे हैं एज अ कॉस्ट, कि अगर अब भी एनपीवी पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब लैंड बेचने से ज्यादा फायदा है, लैंड बेचना छोड़ के फैक्ट्री बनाने में ज्यादा फायदा है, तो इसलिए लैंड को कंसिडर कर रहे हैं, ताकि अब देखें पॉजिटिव एनपीवी आती है कि नहीं आती। तो लैंड को इग्नोर करना ठीक नहीं है। अगर लैंड की कोई टैक्सेशन भी होती, लैंड पे होता नहीं है वैसे टैक्स, लैंड के प्रॉफिट पे टैक्स नहीं होता, लेकिन अगर आप अज्यूम करें कि नहीं लैंड के प्रॉफिट पे भी टैक्स होना चाहिए, तो बिल्कुल यहां टैक्स भी लगाएंगे, क्योंकि लैंड बेच रहे हैं ना। हम ये कह रहे हैं ना कि बेच देते तो क्या होता, तो फिर उस पर टैक्स भी तो जाता, तो उसको भी यहां पर दिखाते। लेकिन लैंड की टैक्सेशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसलिए इसका टैक्स इग्नोर कर दें। क्या चीज? नहीं, यहां पर 60 का बेचें तो
प्रॉफिट होगा। कितने की खरीदी थी? तो 20 मिलियन प्रॉफिट होता ना, उस पर टैक्स पड़ता। अब वो नहीं पड़ेगा, सेविंग 1 पे, 0 पे नहीं, 1 पे। और यहां बेच देंगे तो अब वहां नहीं, लेकिन यहां तो बेच रहे हैं, तो यहां 35 मिलियन का प्रॉफिट होगा, उस पर टैक्स लगेगा, वो यहां आउटफ्लो। वहां वाला टैक्स जो नहीं देना पड़ रहा वो इनफ्लो, और अब यहां आगे देना पड़ रहा है वो आउटफ्लो। लेकिन चूंकि इसके टैक्स के बारे में कुछ कहा नहीं, तो आप बेहतर है कि आसानी अज्यूम करें और नोट लिखें कि जिसके टैक्स के बारे में कुछ नहीं कहा, इसलिए इस पर कोई टैक्स नहीं है, वरना इसका टैक्स बिल्कुल लेते। और लास्ट लाइन वर्किंग कैपिटल की। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग की जरूरत नहीं है, आसानी से पता चल रहा है कि हर साल 5-5 मिलियन का इंक्रीज होना है। अच्छा, यहां पर हाँ, आपको मैंने बताया था कि जो इनिशियल वर्किंग कैपिटल है वो सारा का सारा आउटफ्लो दिखाया जाता है, और फिर मैंने ब्रैकेट में लिखा था लाल रंग से शायद, कि जनरली ये स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट पे होता है। लेकिन सवाल में जरूरी नहीं कि हमेशा स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट हो, इसके अलावा जितने सवाल किए थे उन सब के अंदर ये लिखा होता था कि एट स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट। जैसे भी मेरे सामने जो सवाल खुले हुए हैं उनमें हमने ये वालिका लिमिटेड किया था, इसमें लिखा हुआ है कि वर्किंग कैपिटल वुड बी रिक्वायर्ड एट कमेंसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। फिर इसी तरह से क्लाउडी कंपनी किया था, इसमें तो वर्किंग कैपिटल ही नहीं था। फिर उसके बाद ट्रॉपिकल जूसेस किया था, इसमें एडिशनल वर्किंग कैपिटल वुड बी रिक्वायर्ड ऑन कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन। यानी जितने भी सवाल किए हैं ना, ये स्प्रिंग 15 किया था डायमंड इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल वुड बी रिक्वायर्ड एट द कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशंस। तो इसमें जहां पर भी वर्किंग कैपिटल लिखा होता था, साथ ये लिखा होता था कि एट स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट, तो हम 0 पे दिखाते थे। यहां पर कहा हुआ है एडिशनल वर्किंग कैपिटल ऑफ 35 मिलियन वुड बी रिक्वायर्ड इन द फर्स्ट ईयर, तो इसलिए इसको 1 पे। कितना है? 35। और उसके बाद इसने 5-5 बढ़ते जाना है, 5 5, लेकिन आखिर में हमने इसको सारा इन्फ्लो दिखाना होता है, तो कितना हो गया हुआ है? तो 45 इनफ्लो आ जाएगा। चलें जी, बस ये सवाल था। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना था? 15%। तो अब यहां पर इन सारे कैश फ्लोज का टोटल होगा, और एनपीवी तो आप निकाल ही लेंगे। चले, एनपीवी बहुत है, अब करते हैं आईआरआर। यार जरा पूरे बोर्ड की सैर करा दो। हाँ जी, होगी सर बोर्ड की।
एनपीवी बस बहुत है, आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। आईआरआर आईआरआर का मैं यहां पर फार्मूला लिखूंगा। इसका फार्मूला लिखने और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करने में कुछ 7-8 लाइनें तो चाहिए, जो मैं यहां लिखूंगा। आपको वो फार्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। आपको सवाल में आईआरआर कैलकुलेट करने को कहा होगा तो आपने क्या करना है वो सब बता देता हूं, यानी एग्जाम में क्या करना है सब बताता हूं। ये है क्या चीज। और एनपीवी का डिसीजन रूल क्या पड़ा था? एनपीवी मेथड का डिसीजन रूल क्या है? 0 या 0 से ज्यादा है तो एक्सेप्ट कर लें। तो ये क्यों है, इस क्यों के लिए सिर्फ नॉलेज के लिए कुछ काम कराने लगा हूं। ये आपको अगर नोट करना हो करिए, नहीं करना कोई मसला नहीं है। समझना है समझें, नहीं समझना कोई मसला नहीं है। पेपर में क्या करना है वो मैं आपको यहां बता दूंगा, लेकिन समझा रहा हूं कि ये होता क्या है। अगर एक प्रोजेक्ट हो सिर्फ 1 साल का और उसमें 1000 रुपया इन्वेस्ट करके साल बाद 1100 मिल जाना हो, तो ये आम आंख से भी पता चल रहा है इस प्रोजेक्ट से कितने % रिटर्न कमाया हमने। कमाएंगे 10% है, आम आंख से नजर आ रहा है ना। इससे हम 10% रिटर्न कमाएंगे। कंफर्म कमाएंगे? नहीं नहीं नहीं, ये बात अभी नहीं की मैंने, कुछ नहीं कंफर्म नहीं कहा। हमें अगर आज 1000 रुपए इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है और उम्मीद है कि साल बाद इस प्रोजेक्ट से हमें 1100 मिल जाएगा, प्रोजेक्ट खत्म। यानी मैं एक प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे, साल का प्रोजेक्ट है, जब पैसा निकालेंगे तो हमें 1100 मिलेगा, तो हम कितना % रिटर्न कमाएंगे? 10%। कैसे 10%? 100 की इंक्रीज है और वो 1000 का 10% है। ये मैंने यहां लिखा हुआ है लेकिन आपको अभी ये नजर नहीं आ रहा, अब इसको छोड़ दें, ये यहां नहीं है। एनपीवी मेथड, एनपीवी मेथड ये होता है कि प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज को डिस्काउंट करें। किस रेट पे? रिक्वायर्ड, यानी हमें जितना रिटर्न चाहिए। ये जो ऊपर प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, ये लाइन नहीं नजर आ रही आपको, ये जो प्रोजेक्ट लिखा हुआ है इसकी एनपीवी निकालते हैं। अगर इन्वेस्ट करने वाले का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 8% है तो एनपीवी। कितना आ गया? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। चलो काफी। इन्वेस्टर को अगर इस प्रोजेक्ट में कौन सा प्रोजेक्ट 1000 लगाएंगे, साल बाद 1100 मिलेगा। अगर इन्वेस्टर को 8% रिटर्न रिक्वायर्ड हो तो वो इसकी एनपीवी 8% पे निकालेगा। एनपीवी आ रही है 18.5। कोई ऐसा इन्वेस्टर जिसको इन्वेस्टमेंट से 14% रिटर्न रिक्वायर्ड है तो वो एनपीवी कितने पे निकालेगा? 14 पे निकालें। और अगर किसी इन्वेस्टर को
10% रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड है, तो वो एनपीवी कितने पे निकालेगा? 10%। 10% पे 0 क्यों आ गई? इसकी वजह देखें। डिस्काउंट करने से क्या होता है कि जो फ्यूचर में अमाउंट है उसको वो खींच के प्रेजेंट पे ले आता है। इसकी डिस्काउंटिंग क्यों नहीं की? ये है ही प्रेजेंट वाली, इसकी डिस्काउंटिंग की। अगर मैं एक पॉइंट पे खड़ा हूं और सीढ़ियों पे 10 स्टेप्स ऊपर जा रहा हूं और 10 स्टेप्स ही नीचे आ जाऊं तो कहां खड़ा हूं? उसी जगह आ गया। एक सीढ़ियों पे एक पॉइंट पे खड़ा हूं, ऊपर जाते हुए मैं 10 स्टेप्स ऊपर गया और मुझे 10 स्टेप्स ही नीचे खींच लिया, तो कहां आ गया? जहां खड़ा था। ये 1100 कैसे बना था? किसको इंक्रीज किया था? 1000 को ना, तभी हम कह रहे हैं 10% रिटर्न कमाया। तो 1000 को 10 स्टेप्स ऊपर चढ़ा के ये बनाया था और फिर उसको 10 स्टेप्स ही नीचे खींच दिया, तो कितना आएगा? 1000। इसलिए एनपीवी 0 आ गई। मैं जहां खड़ा हूं उससे 10 स्टेप्स सीढ़ियों पे ऊपर चढ़ा, लेकिन नीचे खींचने वाले ने मुझे 14 स्टेप्स नीचे खींच लिया, तो मैं जहां था उससे और नीचे चला गया, नेगेटिव। जहां खड़ा था 10 स्टेप्स ऊपर चढ़ा और खींचने वाले ने मुझे 8 स्टेप्स नीचे खींचा, तो जहां था वहीं हूं या उससे ऊपर हूं? पॉजिटिव। डिस्काउंटिंग क्या हो रही है? नीचे खींच रहा है। ये कितने सीढ़ियां स्टेप ऊपर चढ़ के गया था? 10। तो जब इसको नीचे खींचा और 10 से कम स्टेप नीचे खींचा तो ये पॉजिटिव में, यानी जहां था उससे ऊपर ही है। और 10 से ज्यादा स्टेप्स नीचे खींच लिया तो नेगेटिव में चला गया। ये अगर सीढ़ियां चढ़ने और खींचने वाली बात समझ आ गई है तो ये एक पर्सपेक्टिव था। नहीं समझ आई, कुछ नहीं कहा मैंने, दफा करें। ये लाइन मैंने कहा था भी आपको नजर नहीं आ रही, अब आ रही है नजर। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कितने % कमा के दे रहा है? 10%। 3 अलग अलग इन्वेस्टर्स हैं। एक इन्वेस्टर है, उसके नखरे ज्यादा हैं, उसको कम से कम 14% रिटर्न मिलता नजर आता है तो पैसे लगाता है, तो उसने एनपीवी 14 पे निकाली, उसको इस प्रोजेक्ट की एनपीवी नेगेटिव नजर आई। एक और इन्वेस्टर है जो अपनी इन्वेस्टमेंट से 10% रिटर्न पे भी खुश है, 10% कमाना चाहता है, उसने इसकी एनपीवी निकाली, उसकी एनपीवी 0 निकली। एक और इन्वेस्टर है जो बहुत ही ज्यादा हल्के मिजाज का है और वो थोड़े पे भी खुश हो जाएगा, उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 8% था, तो इस प्रोजेक्ट की जब एनपीवी निकाली तो पॉजिटिव निकली। अच्छा, अब आपके सामने मैंने तजुर्बे किए हैं, इनका रिजल्ट बताता हूं। आपको पता है कि इस प्रोजेक्ट का रिटर्न कितना है? 10। अगर किसी प्रोजेक्ट की एनपीवी निकाली जाए और वो 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि उस एनपीवी निकालते हुए उसी रेट पे डिस्काउंट किया गया है जो उसका अपना रेट ऑफ रिटर्न था। ये जुमला दोबारा सुनिएगा। अगर किसी प्रोजेक्ट की एनपीवी निकालें और वो 0 आ जाए तो इससे क्या पता चला कि उसी रेट से डिस्काउंट कर दिया गया है जितना उस प्रोजेक्ट का अपना रेट ऑफ रिटर्न था। प्रॉफिट नहीं, रिटर्न। कैश की बात है ना, रिटर्न की बात कर। इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स होते हैं, तो प्रॉफिट के वर्ड की बजाय रिटर्न कह रहा हूं मैं। दोबारा सुनिए, एनपीवी 0 आ गई तो इससे क्या शो हो रहा है? एनपीवी उसी रेट पे डिस्काउंट करके निकाली गई है जो उस प्रोजेक्ट का अपना रेट ऑफ रिटर्न है। एनपीवी नेगेटिव आ रही है, क्या शो हो रहा है? कि एनपीवी निकालते हुए जो डिस्काउंट रेट रखा गया है वो उस प्रोजेक्ट के अपने रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा है। एनपीवी पॉजिटिव क्या शो कर रही है? एनपीवी निकालते हुए जिस रेट पे डिस्काउंट किया गया है वो उस प्रोजेक्ट के अपने रेट ऑफ रिटर्न से कम है। ये रिजल्ट्स ठीक हैं जो मैंने बोले। इनको अब मैं एक और तरीके से बोलता हूं। हम एनपीवी किस रेट से डिस्काउंट करके निकालते हैं? रिक्वायर्ड रेट। एनपीवी 0 शो करती है कि प्रोजेक्ट उतना ही रिटर्न कमा के देता है, उतना ही रिटर्न कमा के देगा जितना हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है।
एनपीवी 0 शो कर रही है कि प्रोजेक्ट उतना ही रिटर्न कमा के दे रहा है जितना हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, तो चलेगा या नहीं चलेगा? तभी 0 एनपीवी पे भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। पॉजिटिव एनपीवी क्या शो कर रही है कि प्रोजेक्ट हमारे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा कमा के दे रहा है, तो अच्छी बात है ना, इसलिए हम पॉजिटिव एनपीवी को एक्सेप्ट कर लेते थे। नेगेटिव एनपीवी क्या शो कर रही है कि प्रोजेक्ट हमारे रिक्वायर्ड से कम कमा के दे रहा है, जितना हमें रिक्वायर्ड है उतना अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है, इसलिए छोड़ देते थे। ये एनपीवी के डिसीजन रूल का रीजन समझाया है आपको। इस रीजन को समझाते हुए एक बात मैंने बोल दी कि 0 एनपीवी का मतलब है कि प्रोजेक्ट उतना ही कमा के दे रहा है जितना हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, जितना हमें रिक्वायर्ड है प्रोजेक्ट उतना ही कमा के दे रहा। एनपीवी टेक्निक से हमें यह तो पता चल जाता था कि प्रोजेक्ट अच्छा है या बुरा है, यह पता चल जाता था। लेकिन इन्वेस्टर अगर यह जानना चाहे कि आप, यानी हमसे, हम फाइनेंस के लोग हैं ना, बिजनेस का बॉस हमसे पूछ रहा है कि आप ये तो बता रहे हैं कि प्रोजेक्ट अच्छा है, मुझे अच्छा बुरा ना बताओ, ये बताओ प्रोजेक्ट कितने % कमा के देगा। यानी वो हमसे ये पूछ रहा है। हम उसको कह रहे थे कि अगर आप 8% कमाना चाहते हैं तो अच्छा प्रोजेक्ट है, अगर आप 14% कमाना चाहते हैं तो अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है। तो कह रहे जी अच्छे बुरा ना बताओ, बताओ प्रोजेक्ट कितना कमा के दे रहा है, ये बताओ मुझे ये कितना है। तो इसको, इस प्रोजेक्ट का IRR कहते हैं। IRR होता है हमें इस प्रोजेक्ट से कितना रिटर्न मिल जाएगा, रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड, बल्कि एक्सपेक्टेड पहले लिख देता हूं, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट। ये होता है IRR। किसी प्रोजेक्ट का IRR होता है कि वो प्रोजेक्ट हमें कितने % रिटर्न कमा के दे देगा, यानी अगर हम इसमें पैसा लगा दें तो हम कितना % रिटर्न कमा लेंगे, ये इस प्रोजेक्ट का IRR कहलाता है। तो एनपीवी टेक्निक हमें यह तो बता रही है कि इस प्रोजेक्ट में पैसा लगा देना चाहिए क्योंकि अच्छा प्रोजेक्ट है। अच्छा बुरा तो पता चल रहा है, लेकिन यह नहीं पता चल रहा कि कितना कमा के दे रहा है। जैसे देखे ना, आपको जॉब ऑफर हो और आपको जो HR कंसल्टेंट आगे कहीं जॉब लगवा के दे रहा है, आपने उसको कहा था कि मुझे ना ऐसी जॉब लगवा के दो, कम से कम मुझे ₹1,00,000 तनख्वाह चाहिए, कम से कम। ये आपने HR कंसल्टेंट को बता दिया। अब HR कंसल्टेंट आपको बता रहा है कि कंपनी A, हाँ जी आपकी डिमांड के मुताबिक आपको डिमांड से अच्छी सैलरी दे रही है। कंपनी B, नहीं आपकी डिमांड के मुताबिक वो सैलरी ऑफर नहीं कर रहे। कंपनी C, हाँ वो आपकी डिमांड से अच्छी सैलरी ऑफर। भाई कितनी कर रहे हैं, नंबर पे तो बताओ ना कितनी कर रहे हैं। अच्छी तो है लेकिन कितनी है। तो इसी तरह से एनपीवी मेथड क्या बता रहा है कि प्रोजेक्ट हमारी रिक्वायरमेंट से ज्यादा अच्छा है, प्रोजेक्ट हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अच्छा नहीं है। अच्छा, प्रोजेक्ट कितना कमा के देगा ये भी तो पता चले ना, तो उस कितने को IRR कहते हैं। तो IRR होता है उस प्रोजेक्ट का रिटर्न। अगला मसला कि ये फाइंड कैसे करें। फाइंड करने के लिए बुजुर्गों ने इस असूल से वर्क बैक किया, इस असूल से जो हमें भी तजुर्बे करते करते नजर आ गया। क्या नजर आ गया कि अगर प्रोजेक्ट की एनपीवी उसी रेट पे डिस्काउंट करके निकाली जाए जो उसका अपना रेट ऑफ रिटर्न है, तो एनपीवी कितनी आएगी, 0। इससे उन्होंने वर्क बैक किया। कैसे? तुक्के लगाने शुरू किए। अब आपको ये नहीं पता, नहीं पता, ढूंढ रहे हैं, कैसे ढूंढें? 7% पे डिस्काउंट करके देखें, नहीं आया 0। अच्छा चलो 7.5 करके देखो, 0 नहीं आया सर। अच्छा 9 करके देखो, नहीं सर 0 नहीं आ रहा। अच्छा 10 करके देखो, नहीं सर 0 नहीं आ रहा। अच्छा 10.5 करो, नहीं सर 0 नहीं आ रहा। तुक्के लगाते जाएंगे। जहां जिस रेट पे डिस्काउंट करके एनपीवी 0 निकल आई, वही रेट उसका IRR होगा। हिट एंड ट्रायल। और जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो यही काम करता है। मैं एक्सेल पे फार्मूला लिखूं ना, =IRR और रेंज दे दूं। अगर तजुर्बा करना हो, किसी के पास एक्सेल की एक्सेस है तो करके देखना। कैश फ्लोज लिखें और उसके ऊपर फार्मूला लगाएं, =IRR ब्रैकेट, ब्रैकेट में वो रेंज दे दें, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, IRR का आंसर आ जाएगा। और है
कैश फ्लोज लिखे ना, आप आपके 4 कैश फ्लोज में सेल लिखे हुए, तो आप उन चारों को सिलेक्ट कर लें जिस तरह सम करते हुए सिलेक्ट करते हैं, तो आप एंटर दबाएंगे तो आईआरआर निकल आएगा। अच्छा, वो उसने आईआरआर कैसे निकाला होगा? उसने ऐसे ही निकाला होगा, तुक्के लगाए होंगे, लेकिन वो ऐसे क्यों आंसर निकाल दिया? क्योंकि वो कंप्यूटर है। तो ये जो आम इंसान यानी स्टूडेंट है, ये जो स्टूडेंट है वो आम इंसान है नहीं, आम इंसान भी नहीं कहता, स्टूडेंट है। ये जो स्टूडेंट है ये काम नहीं कर सकता पेपर में कि वो तुक्के लगाना शुरू कर दे। तो उसके लिए फिर स्टूडेंट्स के लिए बुजुर्गों ने एक फार्मूला बनाया, और वो फार्मूला जिन्होंने मैथ पढ़ा हुआ है ना, मेरा ख्याल है एफएससी में, क्योंकि मुझे नहीं याद पड़ता कि क्यूएम में ऐसी बात है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपने मैथ पढ़ा हुआ है ना? आपने भी पढ़ा हुआ? अच्छा, एफएससी में या क्यूएम में? मुझे एफएससी याद पड़ती है, एफएससी में ही था। हाँ, स्ट्रेट लाइन का ना एक इक्वेशन होती है, यानी अगर आप 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर लें तो स्ट्रेट लाइन बन जाती है। इस स्ट्रेट लाइन की एक इक्वेशन है, उससे क्या होता है कि आप इस लाइन पे मौजूद कोई भी पॉइंट की लोकेशन ढूंढना चाहें तो आप इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करें, आपको वो पॉइंट मिल जाएगा। तो इसकी एक इक्वेशन होती है। इसी रिलेशनशिप को ऊपर बेस करते हुए बुजुर्गों ने एक फार्मूला बनाया, और इस फार्मूला बनाने को नाम दिया लीनियर इंटरपोलेशन। लीनियर इंटरपोलेशन। ये मैं आपको बता रहा हूं कि असल तरीका क्या है आईआरआर निकालने का। असल तरीका आईआरआर निकालने का क्या है? तुक्के लगाना। क्या तुक्के लगाने हमने? क्या तलाश करना चाह रहे हैं हम? ऐसा डिस्काउंट रेट तुक्के से मिल जाए तो वही आईआरआर होगा, लेकिन तुक्के लगाने का पेपर में टाइम नहीं है, तो उसके लिए या तो आपको पास एक्सेल हो, वो नहीं है, तो उसके लिए फिर एक बुजुर्गों ने तरीका बनाया हुआ है जिसको लीनियर इंटरपोलेशन कहते हैं। और वो तरीका मैं आपको वैसे बता रहा था, जिसने एफएससी में मैथ पढ़ा होगा, इक्वेशन जो स्ट्रेट लाइन होती हैं उनकी इक्वेशंस होती हैं, उससे ये पॉइंट निकाला जाता है। आपके लिए कॉस्ट में इतना काफी है कि एक फार्मूला बना हुआ है, वो फार्मूला है ये, मैंने जो अल्फाबेट्स रखे हुए हैं ये क्या है ये बता देता हूं। हम बार बार तुक्के लगाने की बजाय, टाइम नहीं है ना, लेकिन हम 2 तुक्के जरूर लगाएंगे। तुक्के नहीं, हम 2 काम जरूर करेंगे। हम कोई से 2 डिस्काउंट रेट लेके इसकी एनपीवी निकालेंगे। 8 और 14 ले लें, 5 और 15 ले लें, 10 और 15 ले लें, कोई से 2 रेट, कोई से 2 रेट, कोई मसला नहीं है। अभी आपको ये भी कह देता हूं कि आप कौन सा रेट ले लिया करें। कोई से 2 रेट लेंगे, चले 8 और 15, 8 और 14 ले लेते हैं। तो इनमें से लोअर कौन सा? 8, हायर 14। एनपीवी एट लोअर रेट क्या है? एनपीवी एट हायर रेट क्या है? इस फार्मूले में पुट करके दिखाता हूं। मैंने एक ये लिया है और एक ये लिया है, ये फार्मूला बताएं क्या करूं? यानी प्लस ब्रैकेट में क्या लिखूं? एनएल है एनपीवी एट लोअर रेट 18.5 डिवाइडेड बाय 18.5 माइनस 35 यानी प्लस 35 इंटू 0.6। करिए सॉल्व इसको। एग्जैक्टली 10 नहीं आएगा, 10 के आसपास आएगा। क्लास कितने बजे शुरू की थी समीर जी? कितना आ रहा है?
यानी 10 पॉइंट, अब 100 से मल्टीप्लाई कर लो ना इसको, 10.0 से। तो आपके पास पेपर में इतना टाइम नहीं है कि आप तुक्के लगाएं, तो उसके लिए फिर आप ये बुजुर्गों का बनाया हुआ फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। और इस फार्मूले में क्या है, कोई से दो रेट्स लेके उनके ऊपर इस प्रोजेक्ट की एनपीवी निकाली जाएगी। अब उनमें से एक लोअर रेट होगा, एक हायर रेट होगा। लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट, ब्रैकेट और मल्टीप्लाई दोनों रेट्स का डिफरेंस, ये आईआरआर निकल आएगा। तो आपको पेपर में ये सारा नॉलेज नहीं भी याद, ये काम आपको आना चाहिए। यहां पर एल आर कह रहा हूं मैं है एक लोअर, एच आर कह रहा हूं मैं एक हायर रेट को, एन एल कह रहा हूं मैं एन पी वी एट लोअर रेट को, और एन एच कह रहा हूं मैं एन पी वी एट हायर रेट को। तो आपको इस सवाल में 2 दफा एनपीवीज निकालनी पड़ेंगी। अगर आपको सवाल का एक पार्ट एनपीवी और दूसरा पार्ट आईआरआर कहा हुआ है, जैसे कुछ सवाल थे तो उनमें एक पार्ट एनपीवी तो आप निकाल चुके, एक और एनपीवी निकालनी, और अगर सवाल है ही आईआरआर का तो फिर 2 एनपीवीज निकाल लें और ये फार्मूला लगा लें तो आईआरआर आ जाएगा। ये 2 रेट्स कौन से अज्यूम करें, इसके लिए कोई कैद नहीं है। हाँ, लेकिन ये नहीं करना कि एक 4% और एक 400%, ये नहीं करना। 2 रेट्स के दरमियान जो गैप रखना है वो इतना ज्यादा नहीं कर लेना, और ये भी नहीं करना कि एक 9% और एक 9.01%, ये भी नहीं करना। आप 2 रेट्स लें और 10% के आसपास वाले रेट ले लें, और उनमें जो गैप है वो भी 5-10% का रख लें, बहुत है। चलें आप एक 10% और एक 20% कर लें, लेकिन ये रूल नहीं है आप 8 और 15 कर लें, 7 और 15 कर लें, 12 और 20 कर लें, 15 और 22 कर लें, कोई मसला नहीं है। बस रीजनेबल डिफरेंस हो, 6-7%, 8%, 10% बहुत है डिफरेंस, और रेट्स भी कोई बहुत बड़े बड़े या बहुत छोटे छोटे रेट्स ना हो, आपका आईआरआर सही आ जाएगा। तजुर्बा करके दिखाता हूं। ये आपके ऑफिशियल नोट्स हैं और वो मैंने बस एमी फनकारियां लगाई। अब आइए, एक सवाल के लिए आपको मैंने 6-7 लाइनें छुड़वाई थी, ऑटम 2017। ऑटम 2017 पहुंचे, 6-7 लाइनें कहीं थी, छोड़ लें। समीर इधर ये है ना फ्रेम में, ये पॉज करके लिख लें, मैंने बताना है। उस सवाल की डिस्काउंटिंग से पहले जो लाइन आ रही थी कैश फ्लोज नेट वाली, वो मुझे दोबारा लिखवा दें। 0 1 2 3 4 नेट कैश फ्लोज जो आ रहे थे ना वो बता दें मुझे। 450 05 पॉजिटिव, डिस्काउंटिंग से पहले ना। ये ऑटम 17 है, कौन से नाम से था? लेक्चर 89, लेक्चर 89 में कौन सी कंपनी? क्लाउडी कंपनी वाला।
जी 7 6 ये सारी ब्लैक फारे हैं क्या है? बारिश हो रही है ना? जी क्यों? तो 1.5 घंटा हुआ है। कितने बजे शुरू किया है? 8:15 में आ चुका था। मैं आ चुका था 8:15। मैं 8:15 बजे इधर था और कोई भी नहीं था। फैक्टर क्या लिखा हुआ था हमने? 12 15 10 क्या लिखा हुआ? 12% था। नाइन पॉजिटिव यहां तक पहुंच चुके हुए थे। इसके बाद मैंने कहा था 6-7 लाइनें छोड़ लें। अब जब IRR निकालना है ना तो यहां तक तो करना पड़ेगा। जो अब तक एनपीवी में कर रहे थे यहां तक तो पहुंचेंगे। उसके बाद आप इसी के नीचे यानी इसी टाइमलाइन को इस्तेमाल करेंगे और इसी के नीचे चाहे एक लाइन छोड़ के कर लें, 2 लाइन छोड़ के कर लें, इन्हीं नेट कैश लॉस को दोबारा लिखेंगे। 450 117.05 डिस्काउंटिंग से पहले वाले की बात करो। 139.27 148.57 303.76 और IRR के लिए 2 एनपीवी चाहिए ना, तो अब दोबारा से हमें कोई सा रेट लेना पड़ेगा। 20% ले लें, चलें ऐसी, बस मेरे दिल में 20% आया, मैंने लिख लिया। 20% ले लें। 20% का फैक्टर बताएं। जी 833 694 579 482 देखें एनपीवी कितने। बाहर बारिश हो रही है, बहुत मजे की। 20 2 रेट्स हैं, 2 एनपीवीज आ गई, IRR निकाल लेते। ये नहीं है, कर लो, चेक कर लो। यही है, फॉर्मूला लगाते हैं। IRR इज इक्वल टू
0.12 प्लस 17 पॉइंट, ये इसका IRR। IRR बस यही है, खत्म, ये चैप्टर खत्म है। 6-7 नहीं कहा था? यहां तक लिखा, फिर 1-2 लाइनें छोड़े, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, फिर 1 लाइन और छोड़े ना, 7 जोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। 7 हो गई और 8, और ये अगली लाइन में लिखे 9। एक सवाल किया था, डायमंड इन्वेस्टमेंट, उसका पार्ट ए किया था, होगा आपके पास सॉल्व। डायमंड इन्वेस्टमेंट था स्प्रिंग 2015, पार्ट ए हमने किया हुआ है, लेक्चर 88 में था, पार्ट ए होमवर्क था, पार्ट ए में किया हुआ है ये, और पार्ट बी जल्दी से कर दें जरा, आपका भी हो जाए कि IRR निकाला, ये तो मैंने निकाला है ना। है ये वाली लाइन कैलकुलेटर पे तो इस्तेमाल करनी है ना, और IRR निकालते हुए अगर आपने कैलकुलेटर पे ही फिगर्स गलत कर दी तो आपका ये आंसर भी गलत, तो एग्जामिनर को क्या पता आपने कौन सी लाइन उठाई थी। कम से कम आप ये फिगर लिख के दिखा देंगे, क्योंकि IRR की कैलकुलेशन के इटसेल्फ शायद 3 नंबर हो, तो अगर आप ये लाइन लिख देंगे तो उसको पता होगा कि उसने सही लाइन उठाई है, तो हो सकता है 1 नंबर का भी मिल जाए। डायमंड इन्वेस्टमेंट का पार्ट बी कर दें, जल्दी से कर दें, पार्ट बी किया हुआ। हाँ बंद कर दें।
हाँ जी, डन। अच्छा, अब आईआरआर के बारे में एक दो गलत फहमियां दूर कर लें, क्योंकि आप में से काफी सारे लोग रिपीटर भी होंगे, तो उनको ये गलत फहमियां हो सकती हैं, और जो लोग पहली दफा पढ़ रहे हैं उन्होंने अपने बुजुर्गों से कुछ इस तरह की फजूल बातें सुनी होंगी, तो एक दो गलत फहमियां दूर कर लें। ये चैप्टर खत्म हो गया, 17-18 नंबर का सवाल है जो आपका तैयार अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। होमवर्क दे रहा हूं, 2 सवाल हैं, वो किया होमवर्क, तभी वे कॉस्ट वाले सर बात कर रहे हैं। 2 सवाल होमवर्क, बल्कि 3 ही कर लें यार, बस जितने मर्जी कर लें, क्योंकि क्योंकि अब ये इससे अगली आखिरी क्लास, अगली से अगली 93 में इंशाल्लाह ख़त्म है सिलेबस, और उसके अलावा फिर मैं 1-2 क्लासें और करूँगा। एक करूँगा सारे टेस्ट की डिस्कशन, और एक करूँगा आपको कि अब 1 महीने में क्या करना है आपने और पेपर में क्या करना है, यानी फाइनल वर्ड। चलें, 1-2 नसीहतें नसीहतें दूर नहीं कर लें, गलत फहमियाँ दूर कर लें। एक गलत फहमी ये है कि अगर क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ, अरे एक चीज तो मिस ही हो गई यार, एक चीज मिस हो गई। आईआरआर का डिसीजन रूल क्या है? आईआरआर तो निकाल लिया 17%, डिसीजन रूल क्या है? आईआरआर का डिसीजन रूल, ये आज वाले लेक्चर पे आ गए हम। आईआरआर का डिसीजन रूल क्या है? ये इस सवाल का डिसीजन रूल नहीं लिख रहा मैं, आज वाले लेक्चर नोट्स पे आए जहां आईआरआर की हेडिंग दी है। आईआरआर का डिसीजन रूल क्या है? हम कैसे फैसला करें कि ये 17% आईआरआर है तो ठीक है, अच्छा प्रोजेक्ट है कि नहीं? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से कंपेयर कर लेंगे। तो आईआरआर का डिसीजन रूल ये है कि एक्सेप्ट कर लें प्रोजेक्ट को अगर इसका आईआरआर ज्यादा है या बराबर भी चलेगा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से। ये इसका डिसीजन रूल है। ये आज वाले लेक्चर में लिखना है, ये इसके साथ जो खाली लाइनें बची वहां नहीं लिख देना, ये आज वाले लेक्चर में मैंने बताया। जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताया हुआ ना आपको। अच्छा जी, पहली गलतफहमी, एक गलतफहमी ये है कि अगर सवाल में सिर्फ आईआरआर रिक्वायर्ड है, बस सिर्फ एक आईआरआर, एनपीवी नहीं, सिर्फ आईआरआर रिक्वायर्ड है, तो हमें 2 एनपीवी चाहिए ना। तो एक गलतफहमी ये है कि शायद उनमें से एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे निकालनी जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है। दोबारा सुने, स्टूडेंट समझता है कि अगर सिर्फ आईआरआर का सवाल है, आईआरआर रिक्वायरमेंट में एनपीवी नहीं, सिर्फ आईआरआर पूछा हुआ है, जैसे अभी ये क्लाउडी वाले सवाल में पूछा हुआ था, तो 2 एनपीवी चाहिए, इन 2 में से एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे लाजमी निकालनी पड़ेगी। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, ऐसी कोई शर्त नहीं है, आप ना लिफ्ट कराएं कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, आप बस 10% और 20% ले लें, कोई मसला नहीं है। तो अगर आईआरआर सिर्फ रिक्वायर्ड है, एनपीवी रिक्वायर्ड नहीं है, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे भी एनपीवी निकाल के दिखाएं, कोई जरूरी नहीं है, आप कोई से 2 रेट ले सकते हैं। हाँ, अगर पार्ट ए में एनपीवी भी पूछी हुई है और पार्ट बी में आईआरआर भी पूछा हुआ है, फिर एक तो एनपीवी निकाली हुई है ना, वो तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे ही निकाली हुई है, अब एक उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और एक कोई और रेट ले लें। अगर पार्ट ए में एनपीवी पूछी हुई है, पार्ट बी में आईआरआर पूछा हुआ है, तो फिर तो आप एनपीवी निकाल ही चुके हैं ना, तो एक वो इस्तेमाल कर लें और एक कोई और ले लें। अच्छा सर, अगर पार्ट बी में एनपीवी पूछी और पार्ट ए में आईआरआर पूछा हुआ फिर
तो पार्ट बी पहले कर लेंगे। ये एक गलतफहमी थी। दूसरी गलतफहमी, स्टूडेंट्स को लगता है, और ये मुझ तक पहुंची हुई गलतफहमी, एक स्टूडेंट ने बताया था कि जी पेपर में मैंने इस पर बड़ा टाइम जाया किया था। इस फार्मूले में भी और वो जो से पहले मैं समझा रहा था उसमें भी एक एनपीवी पॉजिटिव थी और एक, जरूरी नहीं है कि आप इसकी तलाश में रहे कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, कोई जरूरी नहीं है। तो दो पॉजिटिव आते, क्योंकि इसको देख के ना, ये देखें 12 और 20 है ना, IRR 17 निकल रहा है, तो स्टूडेंट्स को लगता है कि शायद जो दो रेट्स हम लेंगे उनके बीच में कहीं निकलेगा। साबित करके दिखाता हूं, 15 कर लेते हैं, 15 कर ले, ये नोट कर लिया होगा ना, 15 कर ले, 15 पे एनपीवी निकाल दे। नहीं बस निकाल दे, एनपीवी निकाल दे। एक काम करें, कैलकुलेटर पे करना है तो दिस डिवाइडेड बाय 1.15 आ गया इक्वल, प्लस ये उसमें प्लस कर लें, फिर इक्वल दबा दें, डिवाइडेड बाय 1.15 इक्वल प्लस ये, हाँ हाँ इक्वल डिवाइडेड बाय 1.15, बीच में इक्वल जरूर दबाना, प्लस ये इक्वल डिवाइडेड बाय 1.15 माइनस ये, पॉजिटिव 28.45। अब देखिए दोनों पॉजिटिव आ गई, कोई बात नहीं, लोअर रेट क्या है 0.12 प्लस 63.93 माइनस 28.45 इंटू 0.03, सेवनटीन पॉइंट, तो देखें 12 और 15 के दरमियान तो नहीं ना आया, फिर 17% आ गया। तो जरूरी नहीं है कि एक एनपीवी पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, दो पॉजिटिव से भी निकल आएगा, दो नेगेटिव से भी निकल आएगा, वो भी तजुर्बा कर देते हैं। फार्मूला डिराइव कर दूं, जब इधर मैंने 20% रखा हुआ था तो कितना आंसर आ रहा था, ये लिखा हुआ यार 23.41 आ रहा था माइनस, ये लिखा। अब ऐसा करें आप एनपीवी 25% पे निकाल के देखें, वो भी नेगेटिव निकलेगी, यकीनन नेगेटिव निकलेगी, और 20 और 25 को इस्तेमाल करके देखें फिर भी आंसर 17% के आसपास ही आएगा। तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक एनपीवी नेगेटिव आनी जरूरी है, कोई मसला नहीं है, आप कोई से दो रेट ले लें, मैंने कहा 10 और 20 ले लें। क्या हाँ, आप ये कर सकते हैं, कुछ उलमा इसके बारे में ये सजेशन देते हैं कि आपने 12% पे एनपीवी निकाली, पॉजिटिव आ गई, तो ऐसा करें अगला रेट इससे बड़ा रख लें, नहीं इतना करीबी नहीं रखना, लेकिन वो राउंडिंग ऑफ की वजह से ना वो खास फर्क नहीं पड़ेगा, कोई 5-7% का गैप रखें,
12% पे पॉजिटिव आ गया ना, 17 कर लें, 18 कर लें, 20 कर लें। अच्छा, अगर 12% पे ही नेगेटिव आ जाता तो अगला जो है वो कम कर लें। इतना जरूरी नहीं है ये जो मैं बता रहा हूं, लेकिन चलें ये एक अच्छी अजम्पशन है। तो आईआरआर निकालने के लिए कोई शर्त नहीं है कि एक दफा कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे एनपीवी निकली हो, कोई शर्त नहीं है। दूसरी गलतफहमी, जरूरी नहीं है कि एक एनपीवी पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, कोई जरूरी नहीं। आईआरआर खत्म और ये चैप्टर भी खत्म, और 2 सवाल होमवर्क दे रहा हूं आपको। एक सवाल है ऑटम 14 का, लेकिन इस सवाल में ना ड्राफ्टिंग की अगेन, ये चूंकि पहला सवाल था तो इस सवाल में भी कुछ फ्लॉस थे और आंसर में तो शदीद गलतियां थी। पहला सवाल था है ओमेगा लिमिटेड ऑटम 14, तो आप उसको वहां से देखने की बजाय मैं आपको सवाल भी और सॉल्यूशन भी पीडीएफ दे रहा हूं, क्योंकि सवाल में भी मसले थे और आंसर में तो शदीद किस्म के मसले थे। यानी आंसर तो उसने बनाया था जिसने ये इसको नहीं पता इन्वेस्टमेंट अप्रेजल क्या होती है, बहुत ही बुनियादी मिस्टेक्स थी उसके अंदर। तो इसलिए आपको ये सवाल भी अमेंड करके मैं पीडीएफ फाइल दे रहा हूं और आंसर तो दे ही रहा हूं है? एक ये सवाल है ओमेगा के नाम से सवाल है, सवाल तो मैं दे ही रहा हूं, तो जिस मर्जी नाम से, ओमेगा से हो चाहे डेल्टा से हो, मैं जो दे रहा हूं सवाल। एक ये सवाल है और दूसरा सवाल ऑटम 2018, ऑटम 2018 क्या नाम है, गोल्फ लिमिटेड है शायद, गोल्फ लिमिटेड। ये सवाल भी बीएफडी लेवल का प्रॉपर सवाल था। इस सवाल का भी आप पहले गाइडेंस दे दूं आपको। अच्छा, इसका भी जो सोल्यूशन है ना वो उसमें गलती है, डेप्रिसिएशन की एक गलती है। ये बीएफडी के एक सवाल की कॉपी थी, लेकिन इसके सोल्यूशन में वो बीएफडी डेप्रिसिएशन की एक गलती कर गए, तो इसलिए इसका सोल्यूशन मैं दे रहा हूं आपको। आइडिया इस सवाल का ले लें। हमारे पास एक एग्जिस्टिंग मशीन है जिससे लेट से हम 500 यूनिट्स हर साल बनाया करते हैं, लेकिन मार्केट में डिमांड ज्यादा है, तो मैनेजमेंट सोच रही है क्यों ना इस पुरानी मशीन को हटा के नई मशीन ले आए जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है और जिससे हम 700 यूनिट्स हर साल बना लिया करेंगे। अब सवाल यह है कि अगर हम नई मशीन ले आए, पुरानी बेच के नई ले आए, तो बताएं फीजिबल है कि नहीं। दोबारा सुने, पुरानी मशीन से 500 यूनिट्स हर साल बनाया करते थे, डिमांड ज्यादा है, मशीन की औकात नहीं है, तो हम सोच रहे हैं इसको रिप्लेस करके नई मशीन ले आए। एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन कॉस्ट लेवल पे चीज नहीं है, बीएफडी लेवल पे, लेकिन बहरहाल सवाल पूछा हुआ था, तो पुरानी छोड़ के नई मशीन ले आए। नई मशीन लाना फिजिबल है कि नहीं, एनपीवी निकाल लेते हैं या आईआरआर निकाल लेते हैं। इसमें हम कैश फ्लोज जो बनाएंगे ना, वो ये नहीं बनाएंगे कि नई मशीन इतने की होगी, 700 यूनिट्स हर साल बनाया करेंगे, इतनी कॉस्ट होगी, इतनी सेल होगी, ऐसे नहीं करेंगे। 500 तो पहले भी बनाते थे, तो नई मशीन लाने से क्या हो रहा है, एडिशनल 200 बना करेंगे। तो हमारा सारा सवाल इंक्रीमेंटल बेसिस पे सॉल्व होगा, क्योंकि बात इस वक्त ये नहीं हो रही कि एक नया प्लांट लगाएं कि ना लगाएं, बात ये हो रही है पुराने को छोड़ के नया लगाएं कि ना लगाएं। तो क्या पता पुराना ज्यादा अच्छा हो, यानी नया अच्छा हो, लेकिन क्या पता पुराना उससे बेहतर हो। तो अगर हम सिर्फ नए के कैश फ्लो देखेंगे कि 700 बनाया करेंगे, इतनी सेल्स होंगी, हो सकता है एनपीवी पॉजिटिव निकले, लेकिन पुराना उससे स्टिल बेहतर हो। पुराने को चेंज करके नया लगाना क्या पता ये नुकसान में जाए। तो इसलिए हमें अपने कैश फ्लोज को डिफरेंशियल इंक्रीमेंटल बेसिस पे करना पड़ेगा, यानी नए और पुराने का डिफरेंस लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन भी फिर नए और पुराने के डिफरेंस से आएगी। तो आईकेप के सॉल्यूशन में वो डेप्रिसिएशन का डिफरेंस नहीं लिया हुआ था, ये गलती थी। बाकी ठीक है, डेप्रिसिएशन का डिफरेंस नहीं लिया हुआ था, तो उसके लिए नया सॉल्यूशन आपको दे रहा हूं। ये 2 सवाल करके आइएगा, एक ओमेगा जो सवाल भी दूंगा आपको, और दूसरा ये गोल्फ लिमिटेड है जी। क्या बात, बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा इस तरह, तब डबल सवाल कर देंगे आप। सवाल ये पूछा है कि दोनों को अलग अलग सॉल्व करके उनकी एनपीवी कंपेयर कर लें, डबल सवाल हो जाएगा।
मैं अफू दरगुजर बता रहा था शायद। बुखारी में रिवायत है और ये भी हमारे पे बड़ी प्रैक्टिकली अप्लाई होती है, इसलिए बहुत संभल के चलना चाहिए। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदगुमानी से बचते रहो। बदगुमानी ये होती है कि आप अपने भाई दोस्त के बारे में, किसी फैमिली वाले के बारे में, कि यकीनन उसने इसी वजह से ये काम किया है। ये हमारे यहाँ एक होता है ना कि शादी पे एक फलाने अंकल मामू फप्पो नहीं आए, यकीनन उनके दिल में ये मसला था तो नहीं आए, यकीनन उसको मेरा आना बुरा लगा था इसलिए नहीं आए। ये बदगुमानी है। अगर किसी को काम हमने कहा और उसने नहीं किया, यकीनन इसने करना ही नहीं था, ये बंदा ही सही नहीं है। क्या पता बहुत मजबूरी हो उसको, कोई हो सकता है कोई ऐसी बीमारी हो गई भूल गया, कुछ भी हो सकता है। तो बदगुमानी नहीं करना चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बदगुमानी से बचते रहो, क्योंकि बदगुमानी सबसे ज्यादा झूठी बात है। और लोगों को अयूब तलाश ना करो, उनके फॉल्ट्स ना देखो, टो ना लगाओ। ये जो हमारे अंदर सबके अंदर एक वो जर्नलिस्ट बन गया हुआ ना, छुप छुप के वीडियोस बनाने वाला और खबरें निकाल के लाने वाला, ये टो में लगे रहना है कि देखो ये क्यों कर रहे हैं, क्यों हो रहा है ऐसा, क्या क्या चक्कर क्या आखिर। टो में टो ना लगाओ, आपस में हसद ना करो, हसद जेलसी। अच्छा, एक होता है हसद, एक होता है वैसे रश्क। जैसे अगर आपने किसी को देखा कि वो बड़ी अच्छी पोस्ट पे है, तो आप कहें यार वाह बड़ा सक्सेसफुल आदमी है, मैं भी यही पढ़ाई करूंगा, मैं भी ऐसे अच्छा बनूंगा। ये आपने रश्क किया। और वैसे दुनिया की चीजों में ना रश्क नहीं करना चाहिए, ये नुकसान उठाने का बायस बन सकता है। यानी अगर मैं किसी को कहूँ यार बड़े पैसे हैं इसके पास, बड़ी अच्छी गाड़ी है, चलो मैं भी अच्छी गाड़ी लूंगा, बुरा नहीं है ये। यानी अगर मैंने किसी की गाड़ी देख के मैं इंस्पायर हूं और मैं कहता हूं मैं भी यही गाड़ी लूंगा, तो ये बुरा गुनाह वाला काम नहीं है। लेकिन इसमें खराबी के चांसेस ज्यादा है कि मैं दुनिया हासिल करने के पीछे लोगों से देख के इंस्पायर होने लग जाऊं। हाँ, नेकी के कामों में रश्क होना चाहिए कि अगर किसी ने हम घर में बहन भाई बैठे हैं और अगर एक भाई ने उठ के बाप की खिदमत कर दी, नहीं मैं करूंगा आइंदा, ये जरूर होना चाहिए। यानी नेकियों में एक दूसरे से सबकत ले जाना, ये बिल्कुल होना चाहिए जज्बा। आप इसमें हसद ना करो, किसी की पीठ पीछे बुराई ना करो, गीबत होती है ये। बुग़्ज़ ना रखो, बुग़्ज़ होता है कि किसी के लिए आप ग्रज रखते हैं कि नहीं इसको नुकसान पहुंचा के छोड़ना है, बल्कि अल्लाह के बंदो भाई भाई बन जाओ। अगली क्लास में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।